अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अपना ऐसे का है थीसिस स्टेटमेंट ऑफ इंग्लिश ऐसे। इससे पहले हमने काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम ऐसे के किस तरह का होना चाहिए सीएसएस या पीएमएस में। उसके साथ साथ फिर हमने ओवरऑल देखा स्टेप्स क्या हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग देखी, लॉजिकल सीक्वेंसिंग, उसके अलावा कोहेरेंस वगैरह देखा था। हमने आउटलाइन मेकिंग के ऊपर एक दो वीडियोस बनाई हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन के ऊपर दो से तीन वीडियोस बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की हैं जिसके अंदर हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन किस तरह बनाते हैं, उसके अंदर अटेंशन ग्रैबर किस तरह हमने इंट्रोडक्शन को लिखना किस तरह है। उसके बाद फिर हमने ये देखा था कि कंक्लूड किस तरह करना है। तो आज हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो है थीसिस स्टेटमेंट। आपकी जो इंट्रोडक्शन के अंदर ही ये आती है। इसके ऊपर काफ़ी व्यूज़ हैं और अलग अलग हैं, ओपिनियंस हैं कि जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है क्या वो इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में होनी चाहिए या इंट्रोडक्शन के एंड के ऊपर होनी चाहिए। तो जो मेरे सर थे उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया था कि बेटा आप कोशिश ये किया करें कि जब भी आप ऐसे लिखना स्टार्ट करें तो आप शुरू के अंदर लिख लें थीसिस स्टेटमेंट। उसकी जो लॉजिक थी वो उन्होंने बताई कि पहला, आपका उस टाइम ना माइंड ब्लॉक होता है और आप सोच रहे होते हैं कि मैं क्या लिखूं और किस चीज़ के साथ स्टार्ट करूं। तो जब आपके पास दो से तीन सेंटेंसेस होंगे जो कि ऑलरेडी यू हैव मेड देम, देन जब आप उनको लिख लेंगे तो आपका माइंड जो है वो फ्लो में आ जाएगा और वो लिखना स्टार्ट कर देगा। एक तो ये चीज़। दूसरा, आप जब स्टार्ट के अंदर ही अपना जो थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं उससे एग्जामिनर को आपके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में पता चल जाता है कि आपने आया कि अंडरस्टैंड कर लिया है टॉपिक को और आप जो लिख रहे हैं क्या वो रेलिवेंट भी है। ठीक है, वो मतलब कि एक आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है और आप अगर जा रहे हैं तो वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, किस सिमत में आपने फर्दर परसू करना है अपने आशय को। ये सारी चीज़ें जो हैं इंट्रोडक्शन के स्टार्ट के अंदर लिखने से थीसिस स्टेटमेंट से आपका फायदे हैं। अब आते हैं दूसरी साइड पे जो कि ये कहते हैं कि नहीं, थीसिस स्टेटमेंट को एंड के ऊपर लिखना चाहिए। सो आई एग्री विद देम आल्सो। कैसे? आप स्टार्टिंग के अंदर अपना जो ऐसे है उसको आप स्टार्ट करें किसी कोटेशन के साथ, किसी अटेंशन ग्रैबर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ। आप किसी इंसिडेंट के साथ शो कर दें, किसी आप इवेंट के साथ शो कर दें, आप कोई भी फैक्ट एंड फिगर के साथ स्टार्ट कर दें। लेकिन एक एक फैक्ट एंड फिगर मतलब कि वो एक प्रॉपर आपने नंबर नहीं लिखने। मैं फैक्ट मतलब कि कोई भी लास्ट इवेंट कोई भी इस तरह का हुआ हो उसकी बेस पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। और एट द एंड जब आप कंक्लूड करने लगे वहां पर आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिख दें। तो हर्ज कुछ भी नहीं है, आप थीसिस स्टेटमेंट चाहे स्टार्ट में लिख दें चाहे एंड पे लिख दें, लेकिन होनी चाहिए बस। मेजर जो रिक्वायरमेंट है वो ये है। अब देख लेते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है बेसिकली। अब मैं बोल तो रहा हूँ काफी देर से कि थीसिस स्टेटमेंट ये है क्या। इट इज थीसिस स्टेटमेंट इज अ शॉर्ट स्टेटमेंट summarizing the main points of an essay which is developed, supported, and explained in the essay by means of examples and evidences। मतलब कि आपकी एक छोटी स्टेटमेंट जो कि आपके मेजर पॉइंट्स, आपके जो ऐसे के अंदर मेन पॉइंट्स हैं उनको उसने समराइज किया, जो कि आप डिवेलप करेंगे या सपोर्ट करेंगे, जो कि एक्सप्लेन करेंगे इन योर ऐसे बाय एग्जांपल्स एंड एविडेंसेस। ठीक है, इसको कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। मतलब कि आपके एक जो ऐसा है ना, ऐसे की एक जो स्ट्रीम लाइन है, एक जो डायरेक्शन है, वो इस शॉर्ट सी स्टेटमेंट ने वो पुरसू करनी है फर्दर। लेंथ इसकी कितनी होनी चाहिए जी? इट शुड बी नो मोर देन 30 to 40 वर्ड्स। मतलब कि यहीं तक होनी चाहिए। हाँ, राउंड अबाउट अगर यहाँ से हो जाते हैं 40 45 और 30 25 तो नो इशू। लेकिन कोशिश होनी चाहिए, आइडियल जो कंसीडर की जाती है अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स वो है 30 से 40। मेरी भी कोशिश ये होती है कि 30 से 40 के दरमियान रहूं। लेकिन समटाइम्स कुछ इस तरह का होता है कि आपके सेंटेंसेस या बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन थीसिस स्टेटमेंट आपके ऐसे की वो जो एक यहाँ पर ये डेफिनेशन है इसके ऊपर पूरा उतरनी चाहिए। वो क्लियर हो,
क्लैरिटी हो उसके अंदर, कंप्रीहेंसिव हो, कंसाइज हो, और वो जो 7 C's हैं वो उसके ऊपर अप्लाई होती हो। वो किस चीज़ के बारे में बता रही हो, वो सारी चीज़ आप एक प्रॉपर डेफिनेट वे से आपने उसको लिखना है। और जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है वो क्या करती है जी, इट आंसर्स व्हाट, व्हाई एंड हाउ ऑफ द टॉपिक। मतलब कि आप क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, और कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, ये आपने फर्दर लिखना है। और कोई भी ऐसे का टॉपिक ले लें, फॉर एग्जांपल करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इल्स, या ग्लोबल वार्मिंग काजेज इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशन। तो आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट होगी वो बताएगी कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वो क्यों है, और उसको कैसे, मतलब कि अब काउंटर या किस तरह, मतलब कि वो अब आपके हेडर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपने उसके हेडर्स किस तरह बनाने हैं। ठीक है, इट कैन बी डब्ड एज द स्टीयरिंग व्हील ऑफ योर एसे। मतलब कि आपने ये इसके ज़रिए ही आपने इसको पकड़ के ही फर्दर अपने ऐसे को लेके चलना है कि आपने किधर जाना है, आपने राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, जहाँ पर भी जाना है आपने अपनी ये जो थीसिस स्टेटमेंट है इससे फिर फर्दर आपने मुकरना नहीं है। वो बेसिकली एक ये वर्ड्स यूज किया जाता है कि जब आपने एक बार एक स्टांस ले लिया फिर आपने उस स्टांस से हटना नहीं है। आपने कह दिया कि यस, करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इल्स, देन योर होल essay will be pursuing with a bunch of examples and evidences to prove that you are saying right. और अगर आपने ये कहा है कि करप्शन इज नॉट द मदर ऑफ ऑल इल्स, देन यू हैव टू प्रूव इट। और आपने एंड पे जाके यू टर्न ले लेना, आपने फर्दर अपने पूरे ऐसे के अंदर उस अपने स्टांस को सपोर्ट करना है। अगर आपने कहीं पर किया तो इट विल नॉट बी अ मिस्टेक, इट विल बी अ ब्लंडर ऑफ योर ऐसे। ठीक है जी। ये हमने ऑलरेडी, मैंने बताया आपको कि आपका जो सेंटेंस 1 होता है वो आपने बताना होता है कि क्या लिख रहे हैं, सेंटेंस 2 में आपने वाई के बारे में बताना है, सेंटेंस 3 में आपने हाउ के बारे में बताना है कि किस तरह क्या है, आप जो टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं वो क्या है, क्यों है, और कैसे है। इसके ऊपर, इसकी बेस के ऊपर आपके हेडर्स बनेंगे। जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है बेसिकली वो आपके मेन हेडर्स होते हैं। मतलब कि आपने जो हेडर्स फर्दर जो आपने उनको फर्दर फिर सब हेडिंग्स में डिवाइड करना होता है ना। तो जो आपकी मेजर हेडिंग्स होंगी वो आपके ये 3 सेंटेंसेस होंगे, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। अब इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। अब टॉपिक है जी, कैन स्ट्रीट पॉलिटिक्स एंड प्रोटेस्ट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। ये एक ऐसे का टॉपिक है। अब इसकी अगर हम थीसिस स्टेटमेंट देखें तो स्ट्रीट पॉलिटिक्स एंड प्रोटेस्ट हैव बिकम अ न्यू नॉर्मल इन द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान। अब क्या हुआ, इसके अंदर मैंने बताया कि स्ट्रीट पॉलिटिक्स एंड प्रोटेस्ट के बारे में, व्हाट आ गया, this sort of politics can't solve the problems of Pakistan, rather creates socio-economic disparities across the nation। ठीक है, अब इसके अंदर आपने जो ओवरऑल बताया है कि ये जो पॉलिटिक्स है, अब आपने यहाँ पर अपना स्टांस ले लिया है। ठीक है, कि आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है स्ट्रीट पॉलिटिक्स एंड प्रोटेस्ट के बारे में कि जो कि नॉर्मल हो चुके हैं, और क्यों लिखना है, और उसके ऊपर क्यों लिखना है, बिकॉज आपसे ये टॉपिक पूछा गया और उसके अंदर आप ये लिखने वाले हैं कि these sort of politics can't solve the problems of Pakistan, rather create socio-economic disparities across the nation। ठीक है, फर्दर आपने जो नेक्स्ट है हाउ टू काउंटर इट या हाउ टू रिजॉल्व द सिचुएशन, देन आप लिखेंगे सैनिटी शुड बी प्रिवेल्ड इन टू अंडरमाइन सच सॉर्ट ऑफ टैक्टिक्स इन पॉलिटिक्स। ठीक है, मतलब कि आपने अब ये 44 वर्ड्स का है। ठीक है, आपने ओवरऑल जो एक कंप्लीट है, एक आपने एक डायरेक्शन सेट कर दिया अब आपने अपने ऐसे की कि मैंने सबसे पहले स्टेट पॉलिटिक्स एंड प्रोटेस्ट हैव बिकम अ न्यू नॉर्मल, मैंने ये बताऊंगा कि कैसे ये न्यू नॉर्मल है, मैनिफेस्टेशंस दूंगा। फिर दिस सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स कांट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब ये मेरा दूसरा हेडर होगा जिसके अंदर मैं ये प्रूव करूंगा कि इस तरह की पॉलिटिक्स से पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो रहे। फिर फर्दर ये कहा गया रादर क्रिएट सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। फिर मैं ये भी प्रूव करने के लिए लिखूंगा कि किस तरह इसकी वजह से सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इन पाकिस्तान हो रही हैं। फर्दर मैं क्या लिखूंगा, सैनिटी शुड बी प्रिवेयर टू अंडरमाइन द सच सॉर्ट ऑफ टैक्टिक्स इन पॉलिटिक्स। यहाँ पर मैं कुछ अपनी सजेशंस दे दूंगा। ये मेरे ऐसे के 4 मेजर हेडर्स बनेंगे। इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रीट पॉलिटिक्स इज बीइंग अ न्यू नॉर्मल इन पाकिस्तान। फिर मैं लिखूंगा कि हाउ
या हाउ पॉलिटिक्स कांट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, ये जो इस तरह के पॉलिटिक्स है, स्ट्रीट पॉलिटिक्स। और इसने किस तरह हाउ सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज आर बीइंग जनरेटेड बाय स्ट्रीट पॉलिटिक्स या प्रोटेस्ट। एंड देन एट द एंड जो मेरा फर्दर आखिरी जो हेडर होगा उसके अंदर सजेशंस होंगी। ठीक है, और इसके फर्दर जो होंगी वो मैं फिर फर्दर अपनी जो सब हेडिंग्स होंगी वो फर्दर उनके नीचे दो दो तीन तीन वो मैं देखूंगा कि मैं सीएसएस कैसे दे रहा हूँ या मैं पीएमएस कैसे दे रहा हूँ। तो उसके मुताबिक अगर सीएसएस का दे रहा हूँ तो मैं लेंथ बढ़ा दूंगा, अगर पीएमएस का दे रहा हूँ तो मैं लेंथ कम कर दूंगा। अगर मैं कोई एडी या किसी भी एक सिंपल वन पेपर के बाद जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर लिख रहा हूँ तो फिर वहां पर मैं एक एक पॉइंट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो ऐसे की एक ओवर स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आपने इसके ऊपर ऐसे लिखना है देखना है तो ये मेरे ऐसे वाली लेक्चर्स के अंदर जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर है, मैंने इसके ऊपर पूरा ऐसे उसका लेक्चर्स दिया हुआ है। नेक्स्ट हम अगली स्टेटमेंट को देखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। ये सीएसएस 2022 के अंदर ऐसे आया था एंड द मोस्ट अटेम्प्टेड ऐसे था। ठीक है, इसकी अब देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी गो हैंड इन हैंड। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये बता दिया कि ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्या है जी, ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। Both are interlinked and interdependent at all levels, going from individual level to international level. ठीक है, और फिर है जी पाकिस्तान by human development can achieve its late awaited economic sustainability। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने अगेन 2 से 3 हेडर्स यहाँ पर जनरेट कर दिए हैं। सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी गो हैंड इन हैंड, कैसे, मेरा एक हेडर इसके ऊपर बनेगा। फिर बोथ आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट एट ऑल लेवल्स गोइंग फ्रॉम इंडिविजुअल लेवल टू इंटरनेशनल लेवल। अब यहाँ पर मेरा जो ऐसे होगा वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। पहले मैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कुछ लिखूंगा, फिर मैं नेशनल लेवल के ऊपर कुछ लिखूंगा, फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ लिखूंगा। देन फिर मैं पाकिस्तान के ऊपर आ जाऊंगा, बाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैन अचीव इट्स लेट अवेटेड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, इसके ऊपर भी मैं कुछ फिर पॉइंट्स लिख दूंगा। ये इस तरह मेरा ये भी ऐसे बन जाएगा। अब बेसिकली ये क्या है, ये एक मेरी थीसिस स्टेटमेंट है। ये क्या कर रहा है, ये एज ए स्टेयरिंग व्हील काम कर रहा है इन माई ऐसे। ठीक है, तो होपफुली जी ये जो एग्जांपल्स हैं, ये ओवरऑल जो मेरा थीसिस स्टेटमेंट वाला लेक्चर है आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसको आंसर करूँगा और इंशाल्लाह उसको टाइमली आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क। इन द एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं। और चेक कर लें मेरे करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स के भी काफ़ी मैं बना चुका हूँ। रिलेशंस के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ पाकिस्तान के जो विद द डिफरेंट नेशंस हैं उनके ऊपर। सो ऐसे के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर काम कर रहा है। उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ यूएसए और पाकिस्तान जो हिस्ट्री है, इंडो पाक हिस्ट्री है, दे आर इन द लाइन। इंशाल्लाह जैसे ही मेरी ऐसे की और आईआर की जो सीरीज़ हैं ये कंप्लीट होती हैं तो फिर इंशाल्लाह उनको स्टार्ट कर दूंगा। तो विद दिस वर्ड जी, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। और करंट अफेयर्स के लिए भी आप देख सकते हैं मैं मंथ वाइज जो वीडियोस हैं वो बनाता रहता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।